हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम यूएससीएमए का लेक्चर नंबर 2 कंसोलिडेशन टॉपिक का, जो कि पार्ट 1 में सेक्शन ए में ऐड हुआ है, नया टॉपिक कंसोलिडेशन, उसका लेक्चर 2 जो है डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 हमने डिस्कस कर लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो, और हमने एक क्वेश्चन भी किया था बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ग्लैम से लिया है ये क्वेश्चन मैंने। और हमने गुडविल कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया था। एक्विजिशन मेथड की अकाउंटिंग पे बात करी थी। एक्विजिशन मेथड क्या होता है? जब अकाउंटिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स होती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्विजिशन अकाउंटिंग, इसे बोलते हैं एक्विजिशन अकाउंटिंग। ये मैंने डिस्कस किया था। इसके लिए मैंने आपको खास बात क्या बताई थी इधर, इस पॉइंट पे आके गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकलता है। ठीक है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अकाउंटिंग आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर, मैंने आपको कहा था कि ईयर बाय ईयर, हर साल जो सब्सिडरी का प्रॉफिट होता है वो कंसोलिडेट करती है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं। वैसे दोनों की दोनों अगर देखा जाए तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो करते हैं सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का। फिर हमने ये भी बातें डिस्कस करी थी कि लैक ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब जो बिल्कुल सबसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है, जो 0 से लेकर 20% तक होता है, मतलब मोर देन 0। ठीक है ना, कि जैसे हम लोग अगर शेयर खरीदते हैं तो जनरली अगर नॉर्मल लोग खरीदते हैं तो फिर 1% या फिर उससे भी कम शेयर खरीदते हैं। ठीक है ना, 1% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी बड़ी कंपनी का, कई बार तो 1% भी नहीं खरीद पाते। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? 20 से 50%। इस केस में इक्विटी मेथड फॉलो होता है, और ये एसोसिएट्स के केस में फॉलो होता है। ठीक है, और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है। होल्डिंग जिसे हम पेरेंट कंपनी भी कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ और बातें भी डिस्कस करी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने कहा था कि 2 तरीके के मॉडल होते हैं। एक होता है वोटिंग इंटरेस्ट मॉडल, ठीक है, और दूसरा होता है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया था पूरा का पूरा, और कॉन्सेप्ट समझा दिया था पूरा पूरा। ठीक है, बस मैंने रीडिंग नहीं लगवाई थी क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता थ्योरी चलते हुए। ठीक है, तो वोटिंग इंटरेस्ट मॉडल में सिंपली क्या याद रखना है, कंट्रोल कैसे आता है? मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर करके। ठीक है ना, ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर करके वोटिंग राइट्स के थ्रू कंट्रोल आता है। ठीक है, और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल में, या फिर मेथड मॉडल कहते हैं इसे, है ना। ठीक है, मॉडल में कैसे कंट्रोल स्टेब्लिश होता है? इस केस में जो कंट्रोल स्टेब्लिश होता है वो अदर देन वोटिंग राइट्स स्टेब्लिश होता है। तो मैंने आपको बताया था इसके पीछे क्या रीजनिंग थी, कि एनरॉन जो था वो एक टाइम पे ऐसी कंपनीज बनाता था जिसे बोलते थे स्पेशल पर्पस एंटिटी या स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका कोई स्पेशल काम करने का ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर कोई वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो सकती है, या लीजिंग का उसका मेन काम था। ठीक है, और उस केस में जो शेयर होल्डर होता था, जो शेयर होल्डर होते थे, उनके पास रियल में कोई वोटिंग राइट नहीं होता था, या फिर कोई पावर नहीं होती थी। सारा कंट्रोल किसके पास होता था? एनरॉन के पास होता था। ठीक है, और वो एनरॉन जो है वो क्या करती थी, इसके अगर इस स्पेशल एंटिटी के लॉसेस हो गए तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। ठीक है, और अगर इसके बेनिफिट्स हुए तो बेनिफिट्स भी इंजॉय कौन करेगा? एनरॉन ही इंजॉय करेगा। बट शेयर होल्डर्स की जो पावर है वो इनसिग्निफिकेंट पावर है, मतलब शेयर होल्डर्स जो है वो कुछ पावर नहीं रखते, तो उसे क्या बोल सकते हैं अपन? इनसिग्निफिकेंट पावर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में भी कंसोलिडेशन करना मैंडेटरी है, और कौन करेगा? एनरॉन करेगा, क्योंकि एनरॉन ही इसके फंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस कंपनी को, स्पेशल पर्पस एंटिटी को फंडिंग प्रोवाइड करना, इवन इसके बड़े बड़े डिसीजन लेना, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, ये सब कौन तय करता होगा? एनरॉन तय करता होगा। इस स्पेशल पर्पस एंटिटी के बारे में जो भी मेजर डिसीजन है वो एनरॉन ही लेता होगा। ठीक है, और शेयर होल्डर्स के पास जो है रियल में कोई भी पावर
नहीं होती होगी। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है ना। बस बाद में इसके लास्ट में एक्सेप्शंस पढ़ लेंगे। जैसे कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखें कि वोटिंग इंटरेस्ट मॉडल में तो नॉर्मली 50% से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर होने पे कोई अगर मान लो होल्डिंग ने किसी भी इन्वेस्टर ने किसी भी इन्वेस्टी के 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लिए तो कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे मान लो कि सब्सिडरी कंपनी अभी बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, बैंकरप्टी हो गई है और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही है, ठीक है, तो उस केस में होल्डिंग जो है सब्सिडरी का कंसोलिडेशन नहीं करता है। या फिर सब्सिडरी बहुत ही ज़्यादा सीवियर लीगल रिस्ट्रिक्शन से निकल रही है और उस लीगल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से होल्डिंग जो है वो सब्सिडरी को कोई भी कंट्रोल रियल में स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये मेनली फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई होता है, ये मेनली किस पे अप्लाई होता है फॉरेन कंपनीज पे। अब जैसे मान लो आप यूएस में कोई होल्डिंग कंपनी है, ठीक है ना, आपको एक एग्जांपल दूं मैं तो, यूएस में कोई होल्डिंग कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी मान लेते हैं कि इंडिया में है, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना रखा है कि जो भी फॉरेन कंपनी होगी होल्डिंग कंपनी वो सब्सिडरी कंपनी पे कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकती, ठीक है। रियल में तो होल्डिंग ने सब्सिडरी के 50% से मान लो 60% शेयर एक्वायर कर रखे हैं, 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर रखे हैं उस यूएस की कंपनी ने इस इंडियन सब्सिडरी के। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉरेन रिस्ट्रिक्शन से गुजर रही है, ठीक है ना, लीगल रिस्ट्रिक्शन से निकल रही है। तो इसलिए होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करेगी। समझ में आया क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उस सब्सिडरी कंपनी के लोकल लॉज ऐसे हैं जो फॉरेन होल्डिंग कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी केस बन जाता है, ऐसा भी केस लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में, यूएस गैप में स्पेसिफाइड है कि या तो अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई है या फिर बहुत ही ज़्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शन से निकल रही है, ठीक है। ऐसे ही वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल में भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी कंपनी ने कोई स्पेशल पर्पस एंटिटी बनाई और वो उसको फंडिंग दे रहा है, ठीक है, उसके डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, वही उसका कंट्रोल इस्टेब्लिश करके बैठा है, तो शेयरहोल्डर्स जो है वो कंसोलिडेट नहीं करेंगे। कौन कंसोलिडेट करेगा? जिसने लॉसेज एब्जॉर्ब जो कर रहा है, जो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एक्चुअल में रियल में देखेंगे कि मैंने आपको बताया था, एक टर्म बताया था कि इस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर देंगे, ठीक है ना। ये बड़ा फेमस टर्म होता है, ठीक है, अगर आपने लॉ पढ़ी है तो लॉ में भी ये बहुत फेमस यूज होता है, ठीक है ना, कि कॉर्पोरेट जो पर्दा होता है उसको उठा के पीछे की तरफ देखेंगे, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो मान लो कि अगर एनरॉन ने अगर ऐसी कोई कंपनी बनाई तो एनरॉन को कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन होते हैं। जैसे अगर आपने जो कंपनी बनाई है वो एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान के लिए बनाई है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लान को मैनेज करने के लिए बनाई है, ठीक है। ये क्या मतलब है? देखो ये स्टैंडर्ड आपके कोर्स में नहीं है, बट सिंपली बात ये समझ लो, जो आपने ये तो आप जानते होंगे कंपनीज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बहुत सारी रिटायरमेंट बेनिफिट्स देता है, जैसे पीएफ देता है, ग्रेचुटी देता है, सुपर एन्यूएशन फंड होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ग्रेचुटी तो सुना ही होगा एटलीस्ट, प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी, तो ये सारी चीजें देता है। तो इसलिए एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ परसेंटेज डिडक्ट भी करता रहता है और उस पैसे को कहीं जमा कराता रहता है। अब वो जो पैसा जमा हो रहा है उसको मैनेज कौन कर रहा है? वैसे तो एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं या जो उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है, कई बार उनको भरोसा नहीं होता कि एम्प्लॉयर जो है मैनेज कर रहा है, कहीं इसमें कुछ फ्रॉड ना हो जाए, है ना, कुछ गबन ना हो जाए। तो एक एम्प्लॉयर जो है ना उसके इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी बना देता है, ठीक है, एक ट्रस्ट क्रिएट कर देता है, जिसे बोलते हैं कि अपन बोल सकते हैं कि प्लान असेट्स को बेसिकली मैनेज किया जाएगा। इसे बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं, टर्म यूज देते हैं, प्लान असेट्स को मैनेज करना। देखो इतना सारा कोर्स में नहीं है आपके, मैं केवल आपको ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड में इतनी सारी बात लिखी है लेकिन हमारी बुक्स में कहीं नहीं लिखी है, अगर आप बुक्स देखोगे तो। बट
क्योंकि एक एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करना भाई मेरे को भी सही लगता है कि स्टूडेंट को पता रहे, है ना। तो इसलिए केवल बताया जा रहा है, बाकी और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो बिल्कुल ब्लैंक है बुक्स इन चीज़ों को लेके। आप हॉक देख लेना, हॉक के अंदर तो वोटिंग इंटरेस्ट और वेरिएबल एंटिटी पे आधा पेज भी मिला के डिस्कस नहीं किया, टोटल हाफ पेज भी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा जो जस्टिस किया है बैकर्स ने किया है, लेकिन बैकर ने फिर प्रैक्टिकल खा लिया पूरा का पूरा। प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ भी नहीं दिया उसने वहां पे, ठीक है। ग्लैम ने जो है थोड़ा सा रीजनेबल करने की कोशिश करी है, लेकिन टोटल ये टॉपिक ही एक पेज का दे रखा है बस कंप्लीट, वोटिंग इंटरेस्ट और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल। लेकिन आप जब यूएस गैप पढ़ोगे रियल में, ठीक है ना, अगर आप पूरा एएससी जो पढ़ते हो उसके अंदर आपको ये बातें देखने को मिलेगी। तो मैं तो वहीं से ही बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है, क्योंकि एम्प्लॉय को ट्रस्ट नहीं होता इसलिए एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना देता है, और जो भी पैसा है उसको मैनेज करने के लिए वो एंटिटी जो है वो मैनेज करती है, ना कि वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर मैनेज करता है। और उसके अंदर जो ट्रस्टीज हैं उनको एम्प्लॉयज में से ही कुछ पर्सन्स को ट्रस्टी बना दिया जाता है कि भाई तुम बैठ जाओ आके, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा ऐसा, अगर आप जॉब करते हैं तो क्या उस केस में एम्प्लॉयर जो है या जो कंपनी है, क्योंकि उसने एक सेपरेट बनाई है लीगल एंटिटी, तो क्या वो उसको कंसोलिडेट करेगी? नहीं भाई, उसका पर्पस कोई प्रॉफिट कमाना थोड़ी है। देखा जाए तो प्लान असेट्स का ऑब्जेक्टिव या उस एंटिटी का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? केवल एम्प्लॉय के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, कि एम्प्लॉय का पैसा जो है इधर उधर ना हो, ठीक है ना। ग्रेचुटी वगैरह जो है एम्प्लॉय को मिलते रहे। आपको पता होगा जब आप जॉब में अगर हो तो कि ग्रेचुटी पीएफ वगैरह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा होता है, ठीक है। और इस पे ये पैसा जो है इस पे एम्प्लॉयर अपनी नज़र ना रखे, इस एम्प्लॉय को जो है टाइम पे मिल जाए ये पैसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। गवर्नमेंट भी पूरा इसका ध्यान रखती है, तो इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी बना के इसको मैनेज किया जाता है। लेकिन इसमें कोई प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव थोड़े है उस एंटिटी का, ठीक है। और ना इसलिए बनाया गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर मैंने जैसे बताया था लीजिंग करने के लिए, ये सब काम के लिए बनाया नहीं गया है। तो इस केस में कंसोलिडेशन नहीं होता है। और भी कुछ ऐसे ही केस होते हैं, जैसे आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया आपने, ठीक है, एनपीओ बना दिया, जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्लान असेट्स के अलावा कुछ और आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, तो उस केस में भी कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। या फिर गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल एंटिटी बना दी, उस केस में भी कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना दिमाग के अंदर, ठीक है। वैसे मैंने लिख दिए हैं इसके अंदर, अभी अपन लास्ट में पढ़ लेंगे। अब अपन आते हैं प्रैक्टिकल पे, जो अपन ने लास्ट क्लासेस में स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने एक साथ थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि एक साथ थ्योरी पढ़ाता तो 1 घंटा लग जाता और आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक साथ थ्योरी नहीं ली, मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल मिक्स किया, थोड़ा सा थ्योरी बताया, ताकि आपको इंटरेस्ट भी आता रहे, है ना। अब आते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे, कि इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्लासेस के जैसा ही है, फर्स्ट क्लास जो बनाई थी कंसोलिडेशन की उसके जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी और हो जाएगी, है ना, ठीक है। चलो इसमें हम और बातें डिस्कस कर लेंगे कुछ। ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2025 की। ये पेरेंट है और ये सब्सिडरी है, ठीक है। पहले सब्सिडरी लिख दिया, फिर बाद में पेरेंट लिख दिया। पेरेंट मतलब होल्डिंग कंपनी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 12 लाख के और 20 लाख के। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ठीक है, ये सब्सिडी नहीं है, ये सब्सिडरी है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। कितने का है? 15 लाख का। किसने कर रखा है बताओ? पेरेंट ने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो पेरेंट्स ने अपनी बुक्स में क्या दिखा रखे हैं? इन्वेस्टमेंट दिखा रखे हैं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों की दोनों सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड है? दोनों की दोनों सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एसएफएस, ठीक है। मैंने आपको बताया था 2 तरीके से स्टेटमेंट बनते हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये दोनों के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फिर करंट असेट्स है, सीए मतलब करंट असेट्स 5 लाख 1 लाख की। शेयर कैपिटल है 30 और 10 की। अदर इक्विटी 7 और 2 की। और करंट लाइबिलिटी कितनी है? 3 + 1, है ना, 3 और 1 अलग अलग है। क्या बोल रहा है? पेरेंट लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2025। देखो बैलेंस शीट की डेट पे ही, बैलेंस शीट जिस दिन दे रखी है उसी दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2025
फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 3 लाख। गुडविल कैलकुलेट करनी है, जनरल एंट्री करनी है पास, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को, भले ही पॉज करके दोबारा पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं गुडविल निकालना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करो, एंट्री पास करो। सर किसकी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं अपन लोग एंट्री पास कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बनाता है बताओ, होल्डिंग कंपनी। तो बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन पूरा बड़ा, इतना बड़ा क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उससे अपने आप 10 एमसीक्यू निकलते हैं, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकलते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए और मेरे से पूछा जाए तो, या किसी भी टीचर से पूछा जाए तो 10 एमसीक्यू बना सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन से ऐसे टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन अलग से नहीं होते। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर के ऐसे टाइप क्वेश्चन की तैयारी अलग से करनी पड़ती है कि नहीं, ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक तरीके से ऐसे टाइप क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, बस एमसीक्यू में नीचे ऑप्शंस होते हैं और ऐसे टाइप में ऑप्शंस नहीं होते। बाकी ऐसे टाइप क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। क्लियर? तो हम सबसे पहले बताओ क्या एंट्री पास करेंगे, सारी की सारी नेट असेट्स डेबिट कर देंगे। नेट असेट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि नेट असेट्स एक एक करके डेबिट करी जाती है। तो सब्सिडरी की नेट असेट्स देख लो क्या क्या है। एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एक करंट असेट्स है और एक करंट लाइबिलिटी है। ठीक है ना, ये इक्विटी और शेयर कैपिटल तो एक ही चीज है, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट है ना। ठीक है, ये तो इक्विटी होती है दोनों मिला के। क्लियर क्या? तो नेट असेट्स देखा जाए तो कितनी है, 12 + 1 13, 13 - 1 कितना, 12। भाई नेट असेट्स मतलब क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। राइट, अब आप एंट्री पास कर सकते हो, डायरेक्टली नेट असेट्स अकाउंट डेबिट कर सकते हो, वरना मैंने आपको बताया था कि रियल में क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट करती है होल्डिंग कंपनी, पूरा का पूरा सब्सिडरी का कितना है, 12 लाख का। फिर क्या करते हैं, फिर करंट असेट्स डेबिट किया जाता है कितने से, 1 लाख से। एक लाइन बीच में छोड़ दो, टू करंट लाइबिलिटी कितने से, 1 लाख से। फिर 2 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को निकला यहां पे, क्योंकि देखो होल्डिंग ने सब्सिडरी के 80% शेयर एक्वायर कर रखे हैं। अगर 100% करता तो 100% करता तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना आता, 0। तब तो आता ही नहीं, क्योंकि होल्डिंग ने सब्सिडरी के 100% शेयर एक्वायर कर लिए तो बात ही खत्म हो गई। यहां पे तो होल्डिंग ने 80% ही शेयर एक्वायर करे हैं, तो कितने का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकलेगा, 20%। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, देखो कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 3 लाख। सर वैसे कोई और तरीका भी हो सकता है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने का, आईएफआरएस में दूसरा तरीका भी होता है। आईएफआरएस में 2 तरीके होते हैं, यूएस गैप में एक ही होता है। सर आईएफआरएस में कौन सा होता है, आईएफआरएस में नेट असेट्स का ही अपन, जो नेट असेट्स निकाली उसका ही 20% वापस कर लेते हैं। जैसे 12 + 1 13, 13 - 1 12, तो 12 लाख का 20% 2,40,000 आ जाता अगर आईएफआरएस के हिसाब से करते तो। लेकिन आईएफआरएस भी क्या करता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे बुक करने के लिए ज्यादा अच्छा मानता है। तो ये कौन सा मेथड था, अगर 12 लाख का 20% करते तो इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं PSNA। ठीक है, बट ये यूएस गैप में नहीं होता है। राइट, तो यूएस गैप में कौन सा होता है सर, फेयर वैल्यू पे ले लेते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। ठीक है ना, अकाउंटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, यूएस गैप और आईएफआरएस थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। तो आपको क्या समझ में आया बताओ। इस एंट्री का अगर हम बात करें तो निचोड़ क्या है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी, ये तीनों चीजें मिला के क्या है, ये नेट असेट्स है। ये तीनों चीजें अगर मिला लो 12 लाख, 1 लाख और ये 1 लाख है ना, तो ये नेट असेट्स है। तो नेट असेट्स हमने डेबिट किया एक तरीके से और एनसीआई हमने क्रेडिट किया। अब देखो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रखे थे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने के, 15 लाख के। क्या उसको हटाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो 2 इन्वेस्टमेंट्स कितने से, 15 लाख से।
इन्वेस्टमेंट्स हट जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हटने के बाद ही तो क्या रिकॉर्ड होती है, नेट असेट्स रिकॉर्ड होती है। मैंने आपको बताया था हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो सामने वाले जो है ना जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है उसके पास क्या पड़ी है, नेट असेट्स पड़ी है। तो हम अपने इन्वेस्टमेंट हटाते हैं और वहां से उसके नेट असेट्स हमारे पास आ जाते हैं, और फिर हम जो भी डिफरेंस होता है वो गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकाल लेते हैं। जब आप छोटे थे, अगर आपको याद हो तो 11th-12th में आपने क्या किया था पता है, 11th-12th में आप गुडविल निकालते थे और कैपिटल रिजर्व निकालते थे उसके अगेंस्ट में, ठीक है। जब आपने अगर अकाउंटिंग करी हो 12th क्लास के अंदर या फिर ग्रेजुएशन में भी अपनी अकाउंटिंग करी होगी, तो उसमें गेन ऑन बार्गेन परचेज टर्म यूज नहीं लिया जाता। उसमें क्या यूज लिया जाता है, कैपिटल रिजर्व। लेकिन आईएफआरएस और यूएस गैप दोनों की दोनों क्या टर्म यूज लेते हैं, गेन ऑन बार्गेन परचेज टर्म ही यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अब देख लो जरा कितना आया ये, और तो कुछ बचा नहीं आपका, है ना। तो 15 + 4 19 और 13, मतलब गुडविल कितने की आ गई आपकी, 6 लाख की बैलेंसिंग फिगर, है ना, ठीक है। देखो 12 + 1 13, 13 + 6 19 और 15 + 4 19, राइट। जनरल एंट्री से आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। अब क्या बना लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्वेश्चन में क्या मांगा था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगी थी। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको किसी क्वेश्चन में मिलेगी नहीं, ठीक है ना, बुक्स में। बट मैं क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि सीबीएस बनाने से आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। किस दिन बना रहे हैं ये, 31 दिसंबर 2025 को। एज एट लिख लो या एज ऑन लिख लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, बस सिंपल अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो अब बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो क्या करेंगे, होल्डिंग की बैलेंस शीट को सब्सिडरी की बैलेंस शीट से मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने के हो जाएंगे, पेरेंट के पहले से कितने थे, 20 लाख के, ये बिठा देता हूं मैं, ठीक है। पेरेंट के पहले कितने थे, 20 लाख के, और 20 + 12 कितना हो गया, 32 लाख हो गया। 20 + 12 लाख, ठीक है सर। और क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आएगा क्या, नहीं, ये तो आप हटा दिए, आपने हटाया ना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया आपने, तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, करंट असेट्स। करंट असेट्स से पहले आप एक और आइटम ले सकते हो, गुडविल। होल्डिंग की गुडविल आ गई थी क्या, हाँ सर गुडविल आई थी ना, कितने की आई थी, 6 लाख की, 6 लाख की गुडविल ले लो। देखो ये रही गुडविल, ठीक है, ये रही गुडविल, राइट। फिर करंट असेट्स 5 + 1 6 लाख, करंट असेट्स कितने की आ गई, 5 + 1 6 लाख। 5 लाख की तो होल्डिंग की थी और 1 लाख सब्सिडरी की। ये सर फुल कंसोलिडेशन चल रहा है कि पार्शियल कंसोलिडेशन चल रहा है, फुल कंसोलिडेशन चल रहा है, तभी तो एनसीआई रिकॉर्ड हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, कंसोलिडेशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड होता है और एक फुल कंसोलिडेशन मेथड होता है। हम लोग कौन सा तरीका फॉलो करते हैं, फुल कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करते हैं। पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड को ट्रू एंड फेयर नहीं माना जाता। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंट्रोल हमेशा 100% आता है, ओनरशिप जो है 80% या 60% आती है, जो भी जितना भी आपने एक्वायर किया है वो। हम ओनरशिप के हिसाब से अकाउंट्स नहीं बनाते, हम कंट्रोल के हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं। क्योंकि हम सारे के सारे असेट्स को 100% कंसोलिडेट कर देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा कंसोलिडेट हो जाता है, इसलिए एक लाइबिलिटी में बुक करना पड़ता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई, जैसे आपने यहाँ पे बुक किया 3 लाख का, राइट। चलो अब शेयर कैपिटल, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। बताओ शेयर कैपिटल कितनी लेंगे, शेयर कैपिटल भी सर दोनों को जोड़ दो, 30 + 10 40 कर दो, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना लेंगे, 30 लाख लेंगे। क्या बात कर दी सर आपने, ये कैसे 30 लाख कैसे ले लिया आपने, सब आप तो बोल रहे थे सब्सिडरी का सब चीजें ऐड करेंगे, तो कर तो दी ये सब्सिडरी की ऐड, 12 लाख तो आप ऐड कर चुके हो ऑलरेडी। अब आपके दिमाग में ये क्या बात आ गई सर, ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे आप क्या कह रहे हो, ये मतलब 12 लाख रुपए आप, ये तो हमने कहीं पे ऐड ही नहीं किया था। मैं कह रहा हूं कर दिया भाई ऐड, आप कह रहे हो सर कहाँ ऐड किया, मैं तो कह रहा हूं आपको कि ये जो सब्सिडरी के 12 लाख हैं, 10 + 2 12,
ये 12 लाख ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं हम पेरेंट के अंदर, नहीं दिखे आपको 12 लाख ऐड हुए हैं? आप कह रहे हो नहीं नहीं सर नहीं दिखे हमें, तो आप बिल्कुल मजाक कर रहे हो, आपने 12 लाख कहाँ ऐड करी है? आप याद करो, स्कूल के अंदर इक्वेशन होती है अकाउंट्स के अंदर, अपन पढ़ते थे बचपन में, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सबने पढ़ी है। असेट्स माइनस लाइबिलिटी क्या होता है बताओ? सर असेट्स माइनस लाइबिलिटी नेट असेट्स होती है, लेकिन हम स्कूल में इसको बोलते थे इक्विटी, या फिर हम बोलते थे कैपिटल। सर स्कूल में कैपिटल क्या होती थी? स्कूल में कैपिटल होती थी, जो भी कैपिटल थी उसमें प्रॉफिट ऐड कर लेते थे। बचपन याद करो, आप क्या करते थे? कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड करते आए हो। पूरी 11th क्लास में आपने ये काम किया है। 11th क्लास की अगर आपको अकाउंट्स याद है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड कर देते थे 11th क्लास के अंदर, ठीक है। और इसे कहते थे अकाउंटिंग इक्वेशन। इस टॉपिक को क्या बोलते थे? असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट असेट्स या इक्विटी या कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते थे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है ना अच्छे से, अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो। नेट असेट्स निकालने के दो तरीके होते हैं। सब्सिडरी की नेट असेट्स निकालने के दो तरीके होते हैं, या किसी के भी नेट असेट्स निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लो, या फिर उसकी कैपिटल या फिर इक्विटी देख लो, एक ही बात है, कैपिटल बोल लो या इक्विटी बोल लो। जैसे मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, हमने नेट असेट्स कैसे निकाली सब्सिडरी की? हमने कहा सब्सिडरी के पास नेट असेट्स एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और एक करंट असेट्स 12 + 1 13 माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज लेस कर दिया, तो 13 - 1 कितना हो गया? 12। तो 12 ऐसे निकल गया, ठीक है। या फिर कैसे निकाल लो? 10 + 2 12, ऐसे भी कर सकते थे। आप असेट्स माइनस लाइबिलिटी क्यों करते हो? इतना लंबा क्यों जाते हो? शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी कर दो, अदर इक्विटी। ये अदर इक्विटी क्या होता है सर? प्रॉफिट्स होते हैं, और क्या है ये? क्या है ये? प्रॉफिट ही तो है। तो सर हम कंपनी के केस में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड क्यों नहीं करते? कंपनी के केस में शेयर कैपिटल होती है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करते थे आप कैपिटल में ऐड प्रॉफिट। प्रोप्राइटरशिप छोड़ो, आपने तो पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो क्या किया था? अगर आपको अपना बचपन याद है तो आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ABC, है ना, जो स्टूडेंट अभी बना के आए होंगे 12th में उनको ध्यान होगा, बाकियों को तो देखो कह नहीं सकता क्या होगा। ABC का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, क्या लिखते थे? बाय बैलेंस BD। फिर उसमें क्या करते थे? बाय प्रॉफिट ऐड करते थे, नहीं करते थे? P&L एप्रोप्रिएशन से निकाल के। और फिर क्लोजिंग, और भी बहुत सारी चीजें करते थे, ड्राइंग्स वगैरह लेस करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट करते थे, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आता था। तो प्रॉफिट ऐड हुआ नहीं हुआ? तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर लो, ABC पार्टनर्स थे, तो कैपिटल में तो प्रॉफिट ऐड होता ही है हमेशा। तो यहां पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये शेयर कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं है खाली, ठीक है ना। कैपिटल होती तो ऐड करते थे अपन यहाँ पे, ठीक है। बट ये प्रॉफिट हमेशा कैपिटल का ही पार्ट होता है। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो उसमें टर्म यूज होता है इक्विटी, या फिर कई लोग बोलते हैं नेटवर्थ, ठीक है। कई लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, कई लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, और भी इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो या प्रोपराइटर फंड भी बोल सकते हो इसको। तो इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स, राइट, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ये रिजर्व्स है एक तरीके से, ठीक है। तो इसके निकालने के दो तरीके होते हैं। क्या क्या निकालने का तरीका होता है? कि या तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दो, असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लो, या फिर कैपिटल प्लस प्रॉफिट, मतलब जो इक्विटी है वो है, ठीक है। तो इसको डबल ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी जो नेट असेट्स है वो ऐड कर दी ना। यहाँ पे देखो, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जोड़ दिया आपने बैलेंस, आपने करंट असेट्स में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर करंट लाइबिलिटी में भी ऐड कर दोगे, तो शेयर कैपिटल और प्रॉफिट को थोड़े ऐसे बढ़ा सकते हो फिर तो, ठीक है। एक ही बार करना होता है, डबल काउंटिंग हो जाएगी वरना तो शेयर कैपिटल कितने की आएगी? केवल होल्डिंग की आएगी 30 लाख की। अदर इक्विटी केवल इस तरीके से केवल किसकी आएगी? होल्डिंग की आएगी 7 लाख की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके छोटे क्वेश्चन करवाने से कभी सॉल्व नहीं होते, इसलिए बड़ा क्वेश्चन लेना पड़ता है। 7 लाख की करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटी कितनी आएगी? देखो, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की आएगी, ठीक है। होल्डिंग की कितनी है? 3 लाख, और 1 लाख 4 लाख।
अगर आप ऑफिसों में वर्क करते हो और आपके हाथ में कभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ जाए या फिर आप कंसोलिडेशन का भी काम करते हो तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है, कभी भी शेयर कैपिटल और इक्विटी ऐड नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो देखो ध्यान से, अभी आप देखो शेयर कैपिटल और इक्विटी कितने की थी, शेयर कैपिटल इक्विटी सब्सिडरी की 12 लाख की थी, 10 + 2 12, और आप देखो इधर देखो आप ऐड कर चुके हो 12। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12 का ऐड किया, करंट असेट्स 1 का ऐड किया, 12 + 1 13, और करंट लायबिलिटी 1 का ऐड किया, तो 13 - 1 कितना हो गया 12। तो नेट 12 लाख आप ऐड कर चुके हो। सर और क्या बच गया? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बच गया, एनसीआई। एनसीआई भी तो रिकॉर्ड किया था हमने 3 लाख। टोटल लगाओ 32 + 6 38, 38 + 6 कितना 44, 7 7 7 14 और 30 44, राइट, 44 लाख 44 लाख। मैं आपको एक और तरीके से इसको समझा सकता हूं, ठीक है। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप बेसिकली ये जो पेरेंट की ये वाली जो चीज है इसके अंदर इस जर्नल एंट्री को उतार के बैलेंस शीट बना रहे हो। वापस बोलता हूं, आपने पता है क्या किया है, ये जो नई बैलेंस शीट बनाई है आपने, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है, ये कैसे बनाई है? केवल 2 चीजों से बनाई है। पेरेंट की ओरिजिनल बैलेंस शीट जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पेरेंट्स का वो, और पेरेंट का ही जो आपने जनरल एंट्री पास करी थी इसको आपने उतारा है बस। कैसे सर कैसे? देखो पेरेंट की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 20 की थी तो आपने 12 ऐड कर दिया क्योंकि आप पेरेंट की बुक्स में एंट्री पास कर चुके हो 12 लाख की। करंट असेट्स आपने 1 लाख का ऐड कर दिया, पहले करंट असेट्स कितने का था 5 लाख का। इन्वेस्टमेंट्स आपने हटा दिए थे तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गए, पहले इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रखे थे 15 लाख से, तो 15 लाख डेबिट 15 लाख क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट कैंसिल। शेयर कैपिटल तो 30 लाख की थी, शेयर कैपिटल का देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, ध्यान से देख लो, शेयर कैपिटल आपने कुछ किया ही नहीं है, तो शेयर कैपिटल इसलिए आपने कितने की ले ली, नई बैलेंस शीट में भी 30 लाख की ले ली। अदर इक्विटी 7 लाख की लिए, क्यों? क्योंकि इस जनरल एंट्री में 7 लाख की कोई एंट्री पास, मतलब इस जनरल एंट्री में कहीं अदर इक्विटी आया ही नहीं है। आया क्या अदर इक्विटी? नहीं आया। करंट लायबिलिटी 3 लाख, करंट लायबिलिटी देखो 3 लाख लिया तो इसलिए आपको क्या करना पड़ा वो 3 + 1 कितना लेना पड़ा, ये 3 लाख नहीं 1 लाख है ना सब्सिडरी का, तो 3 + 1 करंट लायबिलिटी कितनी लेनी पड़ी आपको, 4 लाख की लेनी पड़ गई, राइट। ऐसे ही आप देखो एनसीआई लेना पड़ गया आपको और गुडविल लेना पड़ गया। बस ये जनरल एंट्री आपने क्या किया है वहां पे बैलेंस शीट के अंदर डाली है, इतना तो अपन जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। पहले से ही बैलेंस शीट किसकी प्रेजेंट थी, होल्डिंग कंपनी की, उसमें हमने इस जनरल एंट्री के एडजस्टमेंट किए और कुछ नहीं किए, राइट। तो अब आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको एक फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाएगा। कुछ नया नहीं बताना, अब मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो मेरे साथ साथ, है ना। मैं करवा रहा हूं इसको क्वेश्चन को, आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और इस क्वेश्चन को पढ़ो और वीडियो पॉज कर दो, चालू हो जाओ फिर करना, ठीक है। इससे जब आप खुद करोगे ना देखो तभी पता लगेगा रियल में कि कहानी क्या है, ठीक है। मैं तो आपको कितना भी करा दूं लेकिन अल्टीमेटली तो आपको खुद ही करना है ना चीजें। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। ये 31 दिसंबर 2025 की बैलेंस शीट दे रखी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, 80% इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स है, शेयर कैपिटल है 10 ईच, ठीक है, अदर इक्विटी है और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वैसे देखा जाए तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स कितने हैं 5 लाख के, 5 लाख डॉलर्स के है ना, ठीक है, और हर शेयर कितने का है 10 ईच का। तो मतलब सब्सिडरी कंपनी के शेयर कैसे निकले होंगे, कितने शेयर्स होंगे क्वांटिटी में 50,000 शेयर्स होंगे और हर शेयर $10 का है, तो टोटल शेयर कितने के हो गए 5 लाख डॉलर के। और इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं, होल्डिंग ने सब्सिडरी के कितने शेयर खरीद रखे हैं 80%, मतलब कितने शेयर खरीद रखे होंगे 40,000 शेयर्स को परचेज कर रखा होगा। भाई 50,000 का 80% कितना होता है, 50,000 का सर 80% होता है 40,000, राइट। तो ये रेशो कितना आया 80% रेशो आया एक तरीके से,
पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर एक्वायर करे 31 दिसंबर 2025 को, फेयर वैल्यू कितनी है 25 ईच। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2025। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले जनरल एंट्री पास कर लें अपन सबसे पहले तो। अब आप अपने आप करो, ठीक है ना, आप और मैं अकेले अकेले काम करेंगे, ठीक है ना, आप चीटिंग नहीं करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो तो मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन आप वीडियो पॉज कर लो या सुनो मत मेरी बात को, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो सब्सिडरी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने हैं? ये बुक्स किसकी है? बुक्स ऑफ पेरेंट या फिर होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडरी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने आएंगे? 3 लाख के। सर 3 लाख का 80% कर दें क्या? फुल कंसोलिडेशन करना है, कैसे कर दोगे? कौन सा कंसोलिडेशन करते हैं अपन? फुल कंसोलिडेशन करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। जो है 100% पे लेना है। तो करंट लायबिलिटी ले लेते हैं। करंट लायबिलिटी कितने की है? 3 लाख की। इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे, इन्वेस्टमेंट का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट जाएंगे तभी तो काम बनेगा। इन्वेस्टमेंट कितने के जाएंगे? 12 लाख से। एनसीआई को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? हाँ, एनसीआई को तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। एनसीआई कितने का है? फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी फॉर फेयर वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड फॉर एनसीआई इज 25 ईच। क्या मतलब है इसका? बोल रहा है कि जो फेयर वैल्यू एस लिमिटेड की, एस लिमिटेड मतलब सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू जो चल रही है एनसीआई के लिए, वो कितनी चल रही है? $25 ईच। अच्छा बताओ, टोटल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर थे सब्सिडरी के 50,000, उसमें से 80% मतलब 40,000 शेयर तो किसके पास है? होल्डिंग के पास। तो एनसीआई के पास कितने शेयर्स होंगे बताना जरा। एनसीआई के पास होंगे सर 50 - 40 कितना होता है? 10,000 शेयर्स होता है। और हर शेयर एनसीआई का कितने का? हर शेयर की वैल्यू क्या है? 25। फेयर वैल्यू कितनी है? 25। तो क्या आ गया? 2.5 लाख आ गया। तो एनसीआई की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 लाख। तो मतलब एनसीआई को सर हमेशा अपन को फेयर वैल्यू पे लेना है। हाँ, एनसीआई छोड़ो, सब चीज को ही फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं अपन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, ये जो स्टैंडर्ड है ये क्या बोलता है? इन सबको फेयर वैल्यू पे लेना है आपको, सब चीजों को, ठीक है। क्योंकि जो बुक्स में वैल्यू होती है वो तो क्या है? हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, फेयर वैल्यू नहीं होगी, जरूरी नहीं है। लेकिन अपन सब चीजों को किस पे लेते हैं? फेयर वैल्यू पे लेते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हटाने पड़ेंगे, एनसीआई को बुक करना पड़ेगा, एनसीआई बुक कर लिया आपने। अब डिफरेंस जो है वो गुडविल कैपिटल, गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज निकाल दो, ठीक है। ये कितना आ गया? 10 लाख आ गया, और 15 और 17.5, तो गुडविल कितने की आ गई? 7.5 लाख की आ गई। 3 + 7 नहीं, कितने की? 3 × 7 = 10। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 3 सही तो है, 10, 17.5 और 12 + 3, ठीक है। तो गुडविल कितने की आ गई? 7.5 लाख की आ गई, ठीक है। ये यहां पे लिख भी रखा है मैंने बाद में। अब क्या बना लेते हैं? सीबीएस। किस डेट को बनाएंगे? एज एट 31 दिसंबर 2025। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। पेरेंट की पीपीई कितनी है? पेरेंट की 7 लाख है, सब्सिडरी की 3 लाख है। तो 7 + 3 कितना हो गया? 10 लाख। फिर पीपीई के बाद क्या लिख देते हैं? गुडविल लिख दो। गुडविल कितने की थी? 7.5 लाख की गुडविल थी। फिर करंट असेट्स ले लो। करंट असेट्स होल्डिंग की खुद की कितनी थी? होल्डिंग की 8, सब्सिडरी की 7। 8 + 7 कितना हो गया? 15 लाख की करंट असेट्स हो गई, राइट। शेयर कैपिटल, सर शेयर कैपिटल को तो हम जोड़ ही देते हैं, 15 + 5 20 कर देते हैं। 20 नहीं करते हैं
केवल किसकी लेनी है, होल्डिंग की लेनी है, ये बताया था अभी मैंने आपको, ठीक है। तो कितना आएगा, केवल 15 लाख का आएगा, ठीक है। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी को तो जोड़ दें सर, 5 + 2 7 कर दें, नहीं करते हैं। जनरल एंट्री देख लो, जनरल एंट्री में क्या आपने अदर इक्विटी जोड़ी है क्या, नहीं जोड़ी है, शेयर कैपिटल भी नहीं जोड़ी है, तो अदर इक्विटी कितने की आ जाएगी जो है 5 की थी ना, 5 की, इसको भी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होल्डिंग की कितनी थी, होल्डिंग की 7 और सब्सिडरी की 3, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 लाख। एनसीआई लेंगे सर, हाँ एनसीआई तो लेनी पड़ेगी, जनरल एंट्री कर रखी ना पास, 2.5 की एनसीआई, सॉरी, राइट। तो अब आप टोटल लगा लो 10 + 5 15, 25, 25 7 32.5, 20 20 30 32.5 लाख रुपए ये आ गया, ठीक है। तो ये केवल एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इसमें अपन ने कोई ऐसे नई चीज नहीं सीखी है, बट अपन ने पुरानी चीज को ही प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन बस अपन इतने ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स पे फोकस करते हुए थोड़ी सी बातें करेंगे ज्यादातर, ठीक है, कि क्या है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स। आपका इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कभी भी नहीं आएगा, इसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन कंसोलिडेशन का आपको एक बेसिक मैकेनिज्म समझना जरूरी था, तभी आपको इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थोड़ा सा समझ में आएगा। तो एक बार थ्योरी थोड़ी सी देख लेते जरा सी, कि अभी तक हमने क्या 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 पढ़ लिया। तो 3 मेथड कंसोलिडेशन के, एक तो फुल कंसोलिडेशन, एक प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन और एक इक्विटी कंसोलिडेशन। मैंने आपको बताया था इक्विटी मेथड भी एक कंसोलिडेशन होता है, जब 20 से लेकर 50% तक शेयर एक्वायर कर रखे होते हैं, तो जो एसोसिएट्स होता है, ठीक है, एसोसिएट के केस में भी जो मेथड अप्लाई होता है, जो इक्विटी मेथड है, उसे कंसोलिडेशन का मेथड कहते हैं, बट वो रियल में कोई कंसोलिडेशन नहीं होता है। उसमें तो बस अपन जो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स होते हैं, वो सॉरी सब्सिडरी बोल रहा हूँ, एसोसिएट्स के जो प्रॉफिट होते हैं उसमें अपना शेयर ऐड कर लेते हैं बस, ठीक है, और जो डिविडेंड होता है मिल जाता है उसको लेस कर लेते हैं। और कौन सा मेथड होता है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड होता तो है पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड, लेकिन वो आईएफआरएस में अलाउ नहीं होता, यूएस गैप में भी उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, अलाउ तो होता है, बट आप कभी भी क्वेश्चन देखोगे तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन कभी भी नहीं कर रखा होगा, हमेशा एनसीआई निकाल के बता रखा होगा। अगर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करोगे तो एनसीआई आएगा क्या, नहीं आएगा। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में ये एमसीक्यू में कि सर एनसीआई कब रिकॉर्ड नहीं होगा, तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड में एनसीआई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि सोचो हम लोग मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी के 60% शेयर एक्वायर कर रखे हैं, तो जब हम 60% पे ही कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो एनसीआई रिकॉर्ड करने की बात ही कहां से आएगी। फुल कंसोलिडेशन मेथड अप्लाई होता है हर जगह पे, तो अपन ने इसी को ही डिस्कस किया मेनली, राइट। फिर ये जो है वोटिंग इंटरेस्ट मॉडल और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल, ये मैंने लिख रखा है, बट इसको अपन लास्ट में थ्योरी के तौर पे एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।